जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। और अब हम चलते हैं अकाउंटिंग पढ़ने की तरफ। बहुत टाइम लग गया, असल में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। हमारी इंट्रोडक्शन जो होती है क्लास की, वो इंट्रोडक्शन पढ़ाना ही होता है। हम पढ़ाई से ही इंट्रोडक्शन करते होते हैं। क्योंकि मेरा नाम उमैर है और मैं आपको FAR पढ़ाऊँगा, और आप लोगों का नाम मैं पूछ भी लूँगा ना तो मुझे भूल जाएगा। मुझे शक्लें याद रहती हैं अपने बच्चों की, चाहे 10 साल बाद भी मिलें तो, लेकिन नाम मुझे भूल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं मुझे। मेरा मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है मेरे अंदर। कुछ एक नाम याद रह जाते हैं, 2-4 ही होंगे तो। इसलिए बस इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंशाल्लाह आप पढ़ने की नीयत से आए हैं, मैं पढ़ाने की नीयत से आया हूँ। मिल-जुल कर चलेंगे इंशाल्लाह तो मंज़िल पे अल्लाह पहुँचाएँगे हमें, ठीक है? तो अब वो मंज़िल की तरफ सफ़र शुरू करें ना, ऐसी लंबी-चौड़ी बातें क्या करनी, ठीक है? तो आपसे मैं जैसे अर्ज़ कर रहा था कि आप बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस शीट आप बनाते आए हैं, ये पिछले कैंपस से मसला चला आ रहा है। ये केबल में मसला है ना, केबल वही है आप लोग। जी, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ वाले पोर्शन के अंदर आप कैपिटल की हेडिंग दिया करते थे, और इसमें ओपनिंग कैपिटल लिखा करते थे आप। फिर ऐड किया करते थे आप इसमें नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस होता था तो उसको लेस कर देते थे। पर मैं ऐड ही लिखता हूँ फिलहाल, ठीक है? ऐड करते थे आप नेट प्रॉफिट को, लेस कर देते थे आप लेस करते थे आप ड्राइंग्स को। ड्राइंग्स तस्वीरें, ड्राइंग्स तस्वीरें नहीं, क्या आता है? अच्छा, अकाउंटिंग की यार कुछ रिवीजन नहीं किया आप लोगों ने? कोई मतलब कौन कौन से हेड्स थे, कुछ याद है? कौन कौन से हेड्स थे? कौन? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। तो इनकम्स के अंदर सेल्स भी आ गई, इनकम भी आ गई। मेन हेड्स तो यही 5 बने ना, ठीक है? अच्छा, ड्राइंग्स भी हेड में नहीं आती। अच्छा, अब इसके अंदर होता ये था कि परचेज रिटर्न, परचेज का कॉन्ट्रा, सेल रिटर्न, सेल का कॉन्ट्रा, ऐसे ही ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल का कॉन्ट्रा, अक्यूमुलेटेड एफिशिएंट एसेट का कॉन्ट्रा, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेटर का कॉन्ट्रा। तो ये इस तरह से बढ़ती जाती हैं चीज़ें आगे जितनी बढ़ाते जाए। इनकम के अंदर सेल्स रेवेन्यू जो आपका मेन कोर एक्टिविटी की इनकम है, और अदर इनकम जो नॉन कोर एक्टिविटी की इनकम है। तो ये सारी चीज़ें तो थी। तो डेबिट क्रेडिट भी कुछ होता था, याद है कुछ? क्या ख्याल है, जरा रिवाइज ना हो जाए? कैसे? बैंक अगर बढ़े तो क्या होता है? हाँ, बस यही मैंने जरा, जिस वक्त आप फ्लो से बोलेंगे ना, फ्लो से, बैंक इज एन एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको डबल एंट्री तो नहीं करानी, जरा चेक तो कर लूँ ना। डबल एंट्रीज करानी है, मतलब वो नहीं ना करानी के ट्रांजेक्शन हैं जी, इसकी जर्नल एंट्री करें, इससे लेजर बनाए, इससे ट्रायल बनाए, वो तो बनाना आता है ना। जरा टेस्ट मैंने कहा जरा ले लूँगा आपका। तो कैश कम हो तो क्या होता है? क्रेडिट। हाँ, और सेल्स कम हो तो क्या होता है? डेबिट। जरा तेज हो जाए, जरा तेज हो जाए, ठीक है? अच्छा, मशीनरी कम हो तो? अक्यूमुलेटेड एप्शन कम हो तो? अक्यूमुलेटेड एप्शन की नेचर है क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। लेकिन ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में, जब मैं आपको फिक्स एसेट का डिस्पोजल कराऊंगा। चलें, खैर माफ कर दें मुझे। लोन अगर बढ़े तो, और क्रेडिटर अगर कम हो तो, और डेटर अगर कम हो तो, बस जरा जाग के बैठे हैं, ठीक है ना? ओके, चलें। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप लोग बल्कि इससे भी ऊपर आए जरा 1 मिनट के लिए। कंपोनेंट्स रिवीजन का मुझे टेंशन हो गई है। अच्छा, आता है ना? ऐसे बस थोड़े से परेशान हुए हैं, जरा एकदम पूछा है ना। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंप्लीट सेट में क्या क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंप्लीट सेट जो होता है, उसमें क्या क्या कुछ होता है? Assets, liabilities, income, expenses, these are elements of financial statements. Please, components of complete set of financial statements में 5 चीजें होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, और पता है आपको, बस आपको पता नहीं है कि आपको पता है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि FAR मुश्किल नहीं है, आपको सब आता है, मैंने सिर्फ आपको बताना है। आपको पता है, ये आपको पता नहीं है, मैंने आपको बताना है कि आपको पता है, ठीक है? तो कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल कंपोनेंट्स 5 हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसको आप P&L कहा करते थे, याद है? अब यहां पर P&L भी होता है और एक नई चीज होगी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, वो भी इसका हिस्सा है। आपके सिलेबस में एक चीज यहां पे नजर आएगी, वो है रीवैल्यूएशन, जब हम करेंगे IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट। तकरीबन हमारा उस पर सिर्फ रीवैल्यूएशन सीखने के अंदर तकरीबन 5-6 लेक्चर्स लगेंगे, उसके बाद फिर वो मिक्स होकर सवालों के अंदर तो आएगी। तो IAS 16 का सवाल रीवैल्यूएशन के बगैर नहीं देता वो, ठीक है? आपको नोट आएगा IAS 16 का, रीवैल्यूएशन के बगैर कोई नोट आपको नजर नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवेज P&L और OCI मिलकर बनता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अभी इसका फॉर्मेट बनाऊंगा इंशाल्लाह। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्यार से इसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। IAS 1 ने ये नए नाम दिए थे और साथ ही उसने कहा था मेरी तरफ से मना नहीं अगर कोई बैलेंस शीट कहना भी चाहे तो बैलेंस शीट लिख भी है तो हर्ज नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या गाइडेंस है कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट में लिखा होगा लफ्ज वही हम लिख देंगे, ठीक है? ऑनलाइन वालों जाग रहे हो, रोज़ों में लेक्चर सुनना कितना मुश्किल है ना, इसीलिए मैंने कहा जो करीब हो ना बगैर पेट्रोल के जो आते, जो पैदल चल के आते हैं बगैर पेट्रोल के आ सकते हैं, तो मसला तो पेट्रोल ही है ना, तो वो पैदल वाले आ जाइएगा, क्लास फिजिकली पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बाकी ज़रूर घर से पढ़ें, ये सहूलत इसीलिए दी जा रही है, मुश्किल वक्तों के अंदर मिलजुल कर ही इसी तरह से ही चीज़ों को जो है वो टैकल करना होता है। तो बिल्कुल अच्छा स्टेप है, उसको लेकर चलें। लेकिन जो करीब वाले हैं उनके लिए अच्छा स्टेप ये है कि वो यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ पे 2 AC तो वैसे भी चल ही रहे हैं और ये बिजली तो इस्तेमाल हो ही रही है, तो वो इसी को इस्तेमाल करना, घर वाली बिजली पे चालें, उसके लिए भी तो फ्यूल खर्च होता है, ठीक है? तो जो करीब वाले हैं वो आ जाइएगा, मैं दोबारा कह रहा हूँ जी। तीसरी चीज़ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। पहली 2 चीज़ें आप बनाकर आए हैं इंट्रो में, यहाँ पे ज़रा अच्छे तरीके से आज हम बनाना सीखेंगे। तीसरी चीज़ नहीं बनाई थी, अब यहाँ बनाएंगे। एक टॉपिक आपको दिखाया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक है। चौथी चीज़ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी अब आपके सिलेबस में है, यहाँ पे आप बनाएंगे इसको। और 5वीं चीज़ क्या होती है जी? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये नोट्स में आपने रेलेवेंट नोट्स जो आपके होने हैं वो कौन से होने हैं? वैसे तो नोट्स की बड़ी तफसील है, नोट्स के अंदर आपको लीगल स्टेटस और नेचर बतानी पड़ती है, फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अंग्रेजी में लिखनी पड़ती हैं, और फिर आपके वो नोट्स शुरू होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की फिगर्स से रिलेट करते हैं। क्या मतलब? FAR के अंदर आप सेल्स लेस सेल रिटर्न फेस पे नहीं कर सकते, सेल्स लेस सेल रिटर्न, लेस ट्रेड डिस्काउंट वगैरह फेस पे नहीं कर सकते, बल्कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ वर्किंग में करनी पड़ेगी। पहले आप करते थे ना ऐसे, सेल्स लेस सेल रिटर्न और आगे लिखते थे नेट सेल्स, अब इसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है? अब आपको ये काम यहाँ करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि आप इसको कहाँ करते हैं? नोट्स के अंदर, नोट 1, आगे नोट्स में जाके फिर सेल्स इस तरह से करके आपने लिखी हुई होंगी, हेडिंग होगी, और वहाँ पे चीज़ें नेट करके आप जो है वो यहाँ पर नेट फिगर लाएं, ठीक है? फिर कॉस्ट ऑफ सेल, आपका बचपन गुजरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हुए, कैरेज इनवर्ड ऐड कर, रिटर्न माइनस कर, सब कुछ फेस पे। यहाँ पे फेस पे सिर्फ एक लाइन आइटम अलाउड है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो वर्किंग है वो नोट्स के अंदर। अच्छा, ये भी एक तरह का वर्किंग ही बन जाती है, यानी सेल लेस सेल रिटर्न, यानी लाइन आइटम एक ही अलाउड है सिर्फ सेल्स को, नेट सेल्स नजर आएंगी P&L के फेस के ऊपर, बाकी कोई तफसील नहीं आएगी। तो जो 1-2 चीजें हों वो फेस पे ही नेट कर सकते हैं आप, और जो ज्यादा हो, जैसे बैलेंस शीट में आप करते थे डेटर्स ग्रॉस लेस प्रोविजन, बैलेंस शीट के फेस पे ही कर देते थे आप, यूं करके डेटर्स लेस प्रोविजन, बैलेंस शीट के फेस पे हुआ पड़ा, बैलेंस शीट के फेस पे करते थे आप PP यानी कि फिक्स एसेट लेस एक्यूमुलेटेड। अब इसकी इजाजत नहीं, अब इसकी इजाजत नहीं, ये सब कुछ आपको कहां करना पड़ेगा? नोट्स के अंदर। बैलेंस शीट के फेस पे ट्रेड डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स को एक लाइन आइटम अलाउड, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक लाइन आइटम अलाउड, इनटेंजिबल्स के लिए एक लाइन आइटम अलाउड। ऐसे ही सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, GP आ गया 3 लाइनों में, ठीक है? उसके बाद अदर एक्सपेंसेस लिख, आप एक्सपेंसेस लिख के सारे जान के एक्सपेंसेस फेस पे लिखे होते थे आपने, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, लटरम पटरम, मिसलेनियस, सन्ड्री, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे नहीं हो सकता वो। हाँ, एक सिंगल एंट्री का टॉपिक है, वहां पे ऐसे ही चलेंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है एज पर IAS 1, तो आपको मैं भी बताता हूँ मेन हेड्स
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग एक्सपेंसेस का एक हेड बना सकते हैं, एडमिन का बना सकते हैं, अदर एक्सपेंस का बना सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट का बना सकते हैं, अदर इनकम का बना सकते हैं। ये 5 हेड्स होंगे, बस सारा कुछ इसी में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो रेलेवेंट नोट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ये छोटे मोटे नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तो बनाएंगे ही। आपने सेल्स का नोट बना लिया, आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट बना लिया, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं जी? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को, सेलिंग एडमिन को उर्फ आम में इकट्ठा बोलें तो ऑपरेटिंग भी कह सकते हैं। तो ये कुछ नोट्स आप बनाएंगे। फिर IAS 16 आपने पढ़ना है। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये आपको IAS 16 PPE का नोट बनाना सिखाएगा, प्रॉपर तरीका है। IAS 38 आपके सिलेबस में आप इसका नोट बनाना सीखेंगे, एंड सो ऑन का मतलब IAS 40 है, IAS 8 है, ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में है जिनके आप नोट्स बनाना सीखेंगे, जैसे डिस्क्लोजर भी जिसको कहते हैं, ये देने होते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। आज मैं आपको ये बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। सवाल तो मुझे आज होता नहीं नज़र आ रहा, मुझे लग रहा है, लेकिन फॉर्मेट वगैरह सारी तफसील हम कर लेंगे और वो ट्रांजिशन भी कर लेंगे जो हमने सीखनी है। P&L बैलेंस शीट, P&L ये शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स को बनाने का तरीका, वो तो सीख ही लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आपने बैलेंस शीट बनाई थी जिसके अंदर आप कैपिटल में इस तरह से लिखा करते थे, ओपनिंग कैपिटल, इवन फ्रेश कैपिटल भी आ सकता है इसके अंदर। तो फ्रेश कैपिटल भी यहीं पे ही आप प्लस के साइन के साथ लिख सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस कोई और घर से ओनर ले आता था कैपिटल, तो फ्रेश कैपिटल। फिर प्रॉफिट ऐड हुआ, मसलन मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 25 रुपये था, तो फ्रेश कैपिटल भी आ गया 5 रुपये, कोई 12 रुपये का प्रॉफिट आया, घर ओनर 8 रुपये निकाल कर ले गया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है ये आपने बताना है। ये बाकी फिगर्स मैंने अज्यूम किया, लेकिन क्लोजिंग में अज्यूम नहीं कर सकता। बताइए, भाई कह रहे हैं 7 वाला बताएगा। अच्छा, सबने कैलकुलेशन करनी है, ये आप लोगों ने अपना फ़र्ज समझ। ये नहीं कि एक मुलाजिम यहाँ पे करी जा रहा है काम, दो चार मुलाजिम बीच में कैलकुलेशन करके बता रहे हैं, और चौधरी साहिबान और चौधराने जो हैं वो काफ़ी सारे वो बैठे हुए हैं। नहीं, आप लोगों ने कैलकुलेटर पे हाथ तेज़ी से चलाना है, ये आपको फ़ायदा देगा। कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं खाम में पर्चे के अंदर, क्योंकि आदत ही नहीं होती तेज़ी से कैलकुलेशन करने की। कैलकुलेशन सब ने करनी है इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो क्लोजिंग बताइएगा, क्लोजिंग कैपिटल जी 34। अच्छा, अब इसी तरह से बनाते थे आप लोग? किसी ने लेजर बनाया हो कैपिटल का? नहीं बनाया ना, मैं आपको बना देता हूँ, 1 मिनट का काम है। आप स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर लेजर ही बना हुआ है, आप स्टेटमेंट से लेजर के अंदर जाना चाहें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है कि आपने किसका लेजर बनाना है जी, कैपिटल का। कैपिटल अकाउंट अगर बनाना है तो सबसे पहली चीज़ देखनी पड़ेगी कि कैपिटल की नेचर क्या है। कैपिटल किस नेचर का अकाउंट होता था? डेबिट ना, क्रेडिट? श्योर। अच्छा, तो क्रेडिट नेचर का अगर अकाउंट है तो उसको ओपनिंग तो फिर इस तरफ आएगा, नहीं किस तरफ आएगा? इस तरफ। क्या होता है बोलो? डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट नेचर का अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आना है फिर? तो इसका मतलब मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूं या ब्रॉड डाउन लिखूं, इधर लिखूंगा कितना? 25। फिर नेट प्रॉफिट ने, अच्छा फ्रेश कैपिटल पहले आ रहा है। फ्रेश कैपिटल है, याद है एंट्री कैपिटल की? ओनर घर से पैसे लाया, एंट्री कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। अब कैश दिमाग में डेबिट करना है, कैश के लेजर पूरा नहीं बनाएंगे ना, उसकी तो डिटेल नहीं है हमारे पास। ओपनिंग कितना था बन भी सकता है, लेकिन फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। तो फ्रेश कैपिटल ने कैपिटल अकाउंट को क्या करना होता है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? ये ऑनलाइन वाले भी बोल सकते हैं घर बैठे हुए, कुछ नहीं कहेंगे, लोग पागल नहीं कहेंगे, लेक्चर सुन रहे बोल सकते हैं जी। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे आपने फ्रेश, क्योंकि ओनर घर से कैपिटल लाए तो कैपिटल बढ़ता है, तो कैपिटल क्रेडिट नेचर की चीज है, बढ़ना क्रेडिट ही तो होगा। क्या ख्याल है? ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे आपने लिखा यहां पर कैश लिख दें, फ्रेश कैपिटल लिख दें, कुछ भी लिख दें, कितना? 5। फिर अगर प्रॉफिट होता था तो कैपिटल में क्या होता था? बोलो फूटो, ऐड। और अगर लॉस होता था तो लेस। इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को बढ़ाएगा यानी क्रेडिट करेगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल को कम करेगा यानी डेबिट होगा।
तो हमारे तो एग्जाम्पल के अंदर, मेरी इस एग्जाम्पल में तो क्या है, प्रॉफिट है जी। अच्छा अच्छा, ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स, तस्वीरें, ड्राइंग्स क्या होती हैं, तस्वीरें होती हैं। बोलो ओ बोलो यार, सवेर तो मैं बोल रहा हूँ, मैनू रोजा नहीं लगा हाले तक, ਤੁਹਾਨੂੰ लग जाना ठंडे ठंडे एसी में बैठे हुए हो। बोलो। जो ओनर घर लेकर जाता है बिजनेस निकाल कर, कुछ भी कैश ले जाए, गुड्स ले जाए, फिक्स एसेट ले जाए, वो ड्राइंग्स है, ठीक है। अब आपने बचपन में ये सीखा कि ड्राइंग का अलग लेजर बनाते थे, और जो ड्राइंग का क्लोजिंग बैलेंस होता था उसको फिर बैलेंस शीट के फेस पे आगे करते थे नेट। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आप लेजर बनाते हुए अलग अलग रखते थे, लेकिन फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आके नेट करते थे। जैसे सेल्स और सेल रिटर्न अलग लेजर बनाते थे, पीएनएल के अंदर क्या करते थे, नेट। परचेज रिटर्न अलग लेजर बनाते थे, पीएनएल के अंदर आगे नेट करते थे ना, माइनस करते परचेज रिटर्न। अच्छा, फिक्स एसेट की कॉस्ट का लेजर अलग और अक्यूमुलेशन का लेजर अलग, बैलेंस शीट में नेट। ग्रॉस रिसीवेबल्स अलग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग, बैलेंस शीट में इनको नेट। ऐसे ही कैपिटल अलग, ड्राइंग्स अलग, और बैलेंस शीट में आके नेट। तो वो तो ठीक है, ऐसे ही चलता था, लेकिन जो ड्राइंग्स की जो फिगर थी, अब अल्टीमेटली उसको कैपिटल में से तो नेट करना है ना। तो अगर मैं लेजर की फॉर्म के अंदर इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो फिर ड्राइंग्स किस तरफ आएंगी, ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती हैं। ड्राइंग्स कितनी, 8, और क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकालो, बदल थोड़ी जानी है यार, वही होनी है। और ठीक है, तो ये क्या हुआ है, स्टेटमेंट फॉर्म थी, उसको लेजर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, कोई लेजर हो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम जब जाएंगे ना IAS 16 का नोट बनाने, तो मैंने सबसे पहला जुमला पता है क्या बोलूंगा उस दिन, आज ही बेशक लिख के रख लो, यही बोलूंगा, नोट तो, नोट पीपी का नोट कहते हैं उसको, डिस्क्लोजर या नोट। मेरा पहला जुमला ये होगा, नोट तो कुछ भी नहीं है। क्या बोलूंगा मैं, नोट तो कुछ भी। आप लोग किताबें बंद करके निकलने लगो, मैं रुको रुको, सीख तो लो। नोट कुछ नहीं है, ये बस एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम है। तो अल्टीमेटली IAS 16 आपने सीखा होगा, लेजर्स आपके स्ट्रांग हो गए, एंट्री स्ट्रांग होगी, तो नोट कुछ भी नहीं है। तो क्या करूंगा मैं उस दिन, मैं एक सादा सा सवाल उठाऊंगा जिसके अंदर मिसाल के तौर पे मशीनरी है, मशीनरी एट कॉस्ट अगर मैंने रखी हुई है, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग होगी। तो बोलो, ये सब रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह, यही तो हमारा टॉपिक है। कल अब सवाल हाफ लेक्चर में हो जाएगा इंशाल्लाह ये पहला, तो फिर बाकी हाफ लेक्चर में हम IAS 16 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जिसके अंदर पहले 3 दिन मैंने इंट्रो वाला ही पढ़ाना है, यानी कि वो सिंपल फिक्स एसेट खरीदेंगे, खरीदने की एंट्री, उसको डेप्सिट करने की एंट्री, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग बैलेंस, तो वो ज़रा 1-2 दिन लग जाते हैं उस पर, जब वो, क्योंकि बुनियाद से ही उठाना है ना। जब वो करते करते पहुंचेंगे हम 2 दिन रिवाइज करके, फिर साथ ही आपको डिस्पोजल सिखाऊंगा, ये आपने नहीं पढ़ा हुआ इंट्रो में, ठीक है। तो इसी तरह से फिर चेन एस्टीमेट आई थिंक आपने पढ़ा हुआ है, इस तरह पढ़ते चले जा रहे होंगे, एक्सचेंज ऑफ एसेट पढ़ रहे होंगे, फिर इस तरह तरतीब से चलते जाएंगे। फिर फिक्स एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडिशन फिक्स एसेट के अंदर, अपग्रेड क्या होती है, ओवरऑलिंग क्या होती है, इस तरह की चीज़ें पढ़ते पढ़ते तैयारी जब थोड़ी सी पूरी हो जाएगी, फिर हम फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू करना सीखेंगे, रीवैल्यूएशन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जब ये भी कर लेंगे तो देन हम नोट की तरफ मूव करेंगे और PPE का नोट बनाना सीखेंगे, और जब ये बनाना सीख लेंगे तो फिर ये हमारे इस टॉपिक की मेराज होगी, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में कोई 15 से 20 दिन लग जाते हैं, 15 से 20 दिन डिपेंडिंग अपॉन। वैसे तो सवेरे सवेरे की क्लास है, फ्रेश होंगे आप लोग, लेकिन मेरी क्लास की स्पीड जो होती है बेटा, वो आप लोगों के हिसाब से चलती है, फीडबैक के, जो फीडबैक सामने बैठे हुए बच्चों से आ रहा होता है। इसी तो खुश हो रहे होंगे, चलो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 10-12 तो आ ही गए हैं जी। ब्रॉड डाउन, मिसाल के तौर पे मेरे पास 500 रुपये की मशीनरी पड़ी थी, मैंने कुछ एडिशन किया इस साल में। क्या एंट्री हुआ करती थी एडिशन की, एसिड, डेबिट, कैश, क्रेडिट। अच्छा देखो, एक बात याद रखना, एंट्रीज बोलने वालों को मैंने पास होते देखा है, नंबर 1। और नंबर 2, क्लास में एंट्री गलत बोलने से कुछ भी नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं कहता, गलत जवाब देने में मैं कसम से कुछ नहीं कहता। अच्छा, अगर मिसाल को थोड़ा डांट भी दूंगा, वैसे डांटता नहीं हूँ, डांट भी दूंगा तो ऐसी तरह शुगल में डांट भी दूंगा तो कोई नहीं, उससे भी फायदा ही होगा।
तो एंट्री बोलनी है भाई, बोलने से ही आपका चाका खुलेगा, ये चाका खोलना है आपने, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैंने जनाब 200 रुपये की एक मशीन और ख़रीदी है, इंशाल्लाह अभी डिस्पोजल नहीं करते, चले मैं लिखने लगा था लेकिन चलो। क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर अब बताओ कितनी आ रही है, मैं खुद ही बता देता हूँ साथ। फिर इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मिसाल के तौर पे 50 रुपये थी, और फिर डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर की एंट्री होती है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, डेप्शन एक्सपेंस में डेप्शन बढ़ाता है ना, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जनाब ये कोई 7 रुपये ये आ गया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी 57। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो कोई मुश्किल काम है। आप हेडिंग दोगे मशीनरी की कॉस्ट, कॉस्ट, ये कॉस्ट का लफ्ज बदलूंगा मैं इंशाल्लाह, जब नोट में जाऊंगा ना ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखूंगा इसको, लेकिन फिलहाल कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट, ओपनिंग बैलेंस। अब लेजर से स्टेटमेंट में आना और आसान है, क्योंकि इसमें यह भी नहीं देखना पड़ता कि नेचर क्या है। स्टेटमेंट से तो फिर लेजर में आते देखा था कि अगर क्रेडिट नेचर का है तो ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आना है, और अगर मिसाल के तौर पे डेबिट नेचर का होता तो ओपनिंग डेबिट पे आता है। इधर तो वो भी चक्कर कोई नहीं है, ओपनिंग बैलेंस फिर एडिशन या कैश जो भी लिख लो, ठीक है। फिर क्लोजिंग बैलेंस, किसका जी, मशीनरी का। ऐसे मैंने हेडिंग बनाई मशीनरी, ये नोट का बता, ये पीपी का नोट ऐसे बनाएंगे हम इंशाल्लाह, ऐसा ही आसान है। बाकी सारी चीज़ें सीख लेंगे हम, जैसे डिस्पोजल हम सीख लेंगे, लेजर्स में सीखेंगे, एंट्रीज करेंगे, जैसे रीवैल्यूएशन एंट्रीज करेंगे, लेजर्स बना लेंगे, सब कुछ सीखा होगा। तो नोट फिर क्या है, नोट तो कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग से आसान को पर्चा, यकीन मानो कोई नहीं होना, मैं शर्त लगा लो मेरे साथ। आप हंस रहे हैं, कुछ बच्चे अभी हंस रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ अर्से में इनको पता लग जाएगा, बल्कि इनको पेपर वाले दिन पता लग रहा होगा, आसान था, बल्कि उससे भी ज़्यादा पता लगेगा इनको रिजल्ट वाले दिन इंशाल्लाह, जब पास हो जाएंगे। लेकिन डरने वाले नहीं होते पास, दलेर, शेर दिल और शेर दिलियां ये पास होंगे, बुज़दिल और बुज़दिलियां नहीं पास होंगे, ठीक है ना जी। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर निकालो 700। तो देखो भाई, स्टेटमेंट फॉर्म से लेजर में आए, लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म में आए, कोई मसला नहीं है, दोनों तरह से कर सकते हैं हम। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का लेजर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखें तो ओपनिंग बैलेंस 50, डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर, अब इसको बढ़ाएगा तो ऐड, कम करता तो माइनस, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस जी 57। अब इन दोनों को नेट करेंगे ना जी, तो नेट करने से बुक वैल्यू आएगी, और वो बुक वैल्यू फेस पे चली जाएगी, लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा। तो मैंने सिंपल सी बात किया उस आपके साथ कि आप स्टेटमेंट से लेजर में या लेजर से स्टेटमेंट में जाना चाहें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, ठीक हो गया। असल में मैं आपको लेजर ही बनवाना चाह रहा हूँ, एक छोटी एग्जांपल के अंदर वही कैपिटल का जो पहले आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते थे, ज़रा इसलिए मैंने थोड़ी सी ये सारी तमहीद बांधी है, ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है तुम्हें दोबारा उठना पड़ रहा है उस्ताद? हाँ, अब आ जाएंगे बच्चे इंशाल्लाह, यहाँ पे जो बैठे होंगे तो बत्ती शत्ती डाल लिया करेंगे, बस वो इंशाल्लाह ब्लैक हो जाता है ना तो फिर खत्म कर देंगे इसको। अच्छा जी, अब ये समझ आ गया, कोई मसला तो नहीं, जज़ाकल्लाह। मैं तो कहना पाने थी बैठ जाओ, चल बैठ जाओ, अब नहीं करेंगे, माफ़ कर देना मुझे, हैं रोज़ेदार को ऐसे मुशक्क़त में डाला मैंने। हाँ जी, कोई मसला? अच्छा, क्वेश्चन भी कर लेना है। देखो, आपने ये डिसाइड नहीं करना कि पहले दिन में रूल्स भी डिसाइड कर देना बंदा अपनी क्लास के, ठीक है। शुगल नहीं लगाना, शुगल मैं खुद लगा लूँगा, इस क्लास का मस्करा मैं खुद ही हूँ, डॉन भी मैं खुद हूँ, इस क्लास का मस्करा भी मैं खुद हूँ, मैं हंसाऊँगा भी, खिलाऊँगा भी आपको, और हंसते खेलते हुए हम पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से भी ये काम शुरू हो गया तो फिर ये क्लास नहीं स्टेज ड्रामा बन जाएगा, तो ये काम नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है ना। हाँ, मैं ये मेरे पे छोड़ देना, इंशाल्लाह मैं आपको, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो फ्रेश भी रखूँगा, और शुगल मेले में पढ़ते चले जाएंगे, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। हाँ, लेकिन असल बात जो कर रहा था वो ये थी कि क्वेश्चंस करने से नहीं घबराना, ये चीज़ आपने डिसाइड नहीं करनी है। ये क्वेश्चन रेलेवेंट ना हुआ तो नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आगे सर ने बताना हो, भाई मैं बता दूंगा आगे बताना है, और मैं इंशाल्लाह जो कहूँगा कि यार ये आगे फलां दिन पढ़ना है, मतलब मैं यूँ कहूँगा यार फलां चीज़ अभी छोड़ रहे हैं, ये लेट्स से हम 50 लेक्चर से ऊपर जब जाएंगे तो फलां टॉपिक में पढ़ेंगे, जब वहाँ आएगा तो मैं आपको याद भी करूँगा ये वहाँ छोड़ा था आज पढ़ रहे हैं, वो मेरा काम है, ठीक है ना। आपने इस चीज़ के अंदर परेशान नहीं होना जी वो सवाल, ये तो इंट्रो वाला कॉन्सेप्ट है, हंसेंगे लोग हंसते रह जाएंगे, आप पास हो जाओगे,
तो इसलिए सवाल करने से नहीं घबराना, ना समझ आए तो पूछते रहना, ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो समझ तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी पूछ लेने में कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा जी, ये जनाब छोटा सा डिब्बा है, डिब्बे में केक है और मेरा दोस्त लाखों में एक है। क्लास एग्जाम्पल 1 पढ़ें ज़रा। वेयर आर द मार्कर्स? मार्कर्स आर ओके। किसने किए ओके? नजीबुल्लाह ने। पता नहीं फिर ओके हैं कि नहीं है। न्यू नहीं चाहिए मुझे, मेरे मार्कर्स चाहिए यार, सारे न्यू हैं। डोंट टेल मी। चलिए आप इधर पढ़ें। ये न्यू है ना, उन्हें को पुराने करके दें मुझे। तो पुराने होते तो इनकी स्याही खत्म हो जानी है। इधर इसमें इंक भरवाओ, चेक करो। ये मार्कर मैं कैसे लिखूंगा? फिर इसको भी लेते जाना। हमारा बोर्ड तो मैंने पहले दिन ही खराब कर दिया। ये लो, इसको भी ले लो। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं बाकी नहीं, अब फिलहाल मैंने कुछ लिखना भी तो है। मैं क्या मुंह उठा के देखता रहूंगा? ये कर लो फिर देखते। अच्छा जी, चलें, आप फिलहाल तो गुजारा करें। ये पतली राइटिंग ना जरा बच्चों को दूर से नजर नहीं आती, मसल्स बन जाते हैं ऐसे मार्कर से लिखते हुए। अच्छा जी, सवाल है, एन इंडिविजुअल, जिसकी अकाउंटिंग आप पढ़ के आए हैं, सोल प्रोपराइटर। एन इंडिविजुअल स्टार्टेड अ बिजनेस विद 500 रुपया ऑन 1 जनवरी 2020। जनरल एंट्री दिमाग में करें, जबानी करें, मैंने बोलनी है, मैंने लिखनी नहीं है, ठीक है। क्या एंट्री है इसकी? कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। कैश का लेजर बस दिमाग में बना लो, मैं सिर्फ रेलेवेंट अकाउंट बनाऊंगा, कैपिटल का अकाउंट बनाने में इंटरेस्टेड हूँ इस वक्त में, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल या सोल प्रोपराइटर, पर्चे के अंदर ऐसा पेन नहीं लेकर जाना, ये भी आखिरी दिन बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आप एक पेन यूज करते होते हैं, आपको उसकी आदत होती है, आप हमेशा वही पेन यूज करते हैं, ऐसे ही है। जैसे मैं जब पढ़ता था तो पिकासो, ओरिया, पता नहीं अभी भी होता होगा, ये होता था, तो मैं अपने पढ़ाई के ज़माने में वही यूज़ करता था। और जैसे ही मेरी प्रेप लीव स्टार्ट होती ना, महीना डेढ़ महीना सवा महीना जो भी होती है छुट्टियाँ, ठीक है, महीने की छुट्टियाँ जब हुई तो मैं पढ़ाई करने पढ़ने बैठने से पहले उसी पेन का एक पूरा बॉक्स लेता था, क्योंकि मेरी आदत थी मैं नीचे बैठ के पढ़ता नहीं। बेड पड़ा है ना ऊपर, तो नीचे कारपेट लगा के पढ़ना है, सोने के लिए बेड है, क्योंकि बेड इज इक्वल टू सोना, पता नहीं क्या मुझे ऐसा, बस नीचे बैठ के पढ़ता था मैं, नीचे तकिए शकीए लगा के, नीचे नरम वो बिस्तर शिस्तर लगा के नीचे पढ़ना। अब किताबें यूँ फैली होती थी, ठीक है, तो अगर एक पेन हो ना निकला हुआ तो वो तो मिलता नहीं है, तो मैं फिर यूँ करता था कि उन डिब्बे से 3-4 पेन निकाल के ना यूँ करके फैला देता था कमरे में, क्योंकि कभी बंदा यूँ टेक में बैठा होता है तो इधर सामने पड़ा होगा, कभी यूँ बैठा हुआ पढ़ रहा है इधर सामने पड़ा होगा, कभी इधर बैठा हुआ, तो 14-13 घंटे पढ़ना होता है। आपने याद रखना, आप कैफ में आ गए हो, 12 से 13 घंटे आपने प्रेप लीव में पढ़ना है। ये तो बताना ही भूल गया कि आप लोगों ने अभी क्या करना है। पूरे सेशन में आपने पर पेपर 1 से 1.5 घंटा देना है, नॉट मोर देन दैट। बस नहीं, बहुत है ये, बस कह रहे हो तुम, ये दे लोगे तो कमाल है। कितने पर्चे रखे हुए हैं? कितने? 3 3 3 4 3 3 3। यहां पर सुबह 8 बजे आओगे मिसाल के तौर पे, शाम 4 बजे जाते हो, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, तो 8 से 4, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 8 घंटे ये निकल गए, ठीक है। मतलब इसके अंदर आप 1 घंटा आने जाने का डाल दो, 9 घंटे निकल गए। कितने बचे बाकी? 15। 15 घंटे में से आप 3 पेपर वालों ने 1.5 3 और 1.5 4.5 बनता है, तकरीबन ऑन एवरेज 4 घंटे कर लो। जरूरी नहीं होता, किसी पर्चे के अंदर कभी काम कम भी होता है। मैं इंश्योर इसको करूंगा कि होमवर्क आपका 1 घंटे से एक्सीड ना करे, ठीक है, लेकिन 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा तो मैक्सिमम है, सवा घंटा 1.5 घंटा पर पेपर, जितने पेपर रखे हुए हैं ये आप डे 1 से डे एंड तक देते रहें, आप आखिरी पर्चे तक भी सीए के आराम से पास कर सकते हैं। अच्छा, 15 में से आपने 4 घंटे रोज के निकाल लिए, कितने रह गए बाकी? ये 11 घंटे अब आपके हैं। इसमें से आप 7-1 घंटे सोएं, ठीक है, 1 घंटा आप नमाज
रोज़ा करें, फिर भी कितने बच गए? ये 3 घंटे आपने खेलना कूदना है, फिजिकल एक्टिविटी हो तो इस जैसी तो चीज़ ही कोई नहीं है। असर से मगरिब ग्राउंड में जाओ, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, तो मोबाइल पे सांप वाली गेम नहीं खेलनी है, ठीक है ना? कोई एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है ना? तो ये इतना ही पढ़ना है पास होने के लिए, यकीन करो इतना ही पढ़ना है। हाँ, फिर आखिरी महीने के अंदर ये जो टाइम 8 घंटे 9 घंटे कॉलेज वाले थे, ये भी पढ़ना है बस। और इसके ऊपर वो 4 घंटे जो पढ़ रहे थे वही पढ़ना है, तो वो 12-13 घंटे पढ़ने हैं आपने। जो इधर भी पढ़ रहे थे वही एंड पे भी पढ़ना है। और ये 9 घंटे वैसे ही आपने लेकर चलने हैं, जिसके लिए आप वो नमाज, सोना, खेल कूद 9-10 घंटे में आपने सुकून से करते रहना, ठीक है? ये एंड तक करना है, कोई मसला नहीं है। सारा सीए मैंने तो ऐसे ही किया। मैं पर्चे से भी एक दिन पहले असर से मगरिब मैं गांव में जाके पढ़ता था। जब इधर आ गए तो अब ग्राउंड में अपने दोस्त यार नहीं है तो वैसे ही जाकर ग्राउंड में बैठ जाता था। असर से मगरिब, असर की नमाज पढ़ी, ग्राउंड में बैठ गया। अब खेलने वालों को देखी जा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा मगरिब के बाद जा। तो सारा सीए मैंने तो ऐसे ही किया है। तो ये वो असल में ना, पता है मसला क्या होता है? मसला ये था कि इफेक्टिव पढ़ाई नहीं करते। बातें अब आज ज़्यादा हो रही हैं, पढ़ाई कम हो रही है, लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी बातें हैं। साथ मोबाइल पड़ा हुआ है, सामने दोस्त बैठा हुआ है, साथ चाय का कप पड़ा हुआ है। अब एक सवाल करना है, उस सवाल पे लगने चाहिए 5 मिनट। अब एक एंट्री की, साथ चाय का सिप लिया, साथ मैसेज देखा, कोई मैसेज तो नहीं आया, आ गया चलो फिर उसका भी जवाब दे लेते हैं, फिर रख दिया। उसके बाद दोस्त के साथ भी एक बात करनी है। अब ऐसे बच्चे क्या करते हैं, वो जो काम उन्होंने 1 घंटे में करना था वो 3 घंटे में किया, तो 3 पेपर्स का 9 घंटे में किया। अब देखने वाले क्या कह रहे हैं, बड़ा पढ़ता है, बड़ा पढ़ता है, हर वक्त पढ़ता ही रहता है और वो नुकसान कर रहा है अपना, वो इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर रहा। तो मोबाइल लेस होकर पढ़ो, यानी अगर मोबाइल की जरूरत है भी तो फ्लाइट मोड लगा दो उसको, कि होता है ना तस्वीर खींची है, कोई चीज देखनी है, फ्लाइट मोड लगा हुआ। नहीं मोबाइल को ऑन करना, मर जाना है जब तक होमवर्क पूरा ना हो जाए। आप देखोगे मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर आपके डेली का पढ़ा हुआ आपने रिवाइज करना है। वीकेंड के ऊपर फिर जरा ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वीकेंड में वही 8 घंटे आपके बचने हैं। आपने अपनी जिंदगी को रूटीन में लाना है, बस निजामुल औकात आपके पास होने चाहिए। तो मैंने आपको 9 से 10 घंटे बचा के दिए हैं, 9 से 10 घंटे सिर्फ आपके हैं। इसके अंदर आप 7 घंटे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है? उसके बाद आप घर वालों को भी टाइम दो, आप खेलो भी सही, आप नमाज मस्जिद के अंदर पाबंदी से पढ़ो, खुला टाइम है आपके पास। ये रूटीन जिंदगी के अंदर रख लो, एक्स्ट्रा चीजें बस छोड़ दो। और अगर कहीं घूमना फिरना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, तो भाई आपके पास टाइम वही है। मैंने आपको 9 + 4 कितने बने, 13, और भाई कितने बचे, 11 घंटे दिए हैं। 11 घंटे में अब आपकी मर्जी है, आपने सोने को आगे पीछे करना है कहीं घूमना है तो, या आपने खेलने को आगे पीछे करना है, या जो भी है। ये 11 घंटे बहुत ज्यादा टाइम है बेटा। बस इसी तरह से चलोगे, एंड तक चलोगे, आखिरी सीए का पर्चा भी आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब तो फॉर्म में जाके मसाइल ज्यादा हो जाते हैं, फिर ये तो खुला टाइम है पढ़ने का। तो कैफ में तो कोई अटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए। आपकी बात कहाँ से कहाँ निकल गई। बात ये मैं कर रहा था अपने पढ़ने की बात से, फिर कहाँ से कहाँ निकल गई कि 12-13 घंटे 14 घंटे पढ़ना है आपने आखिरी महीने में। तो वो फिर जाहिर सी बात है, कभी इस टेक कभी उस टेक, तो वो पेन फैला देता था। मैं बात ये कर रहा था। तो फिर उन्हीं पेन में से कोई 1-2 खत्म हो जाते होंगे, सारे तो नहीं होते, आधे आधे सारे ही हो जाते होंगे, ठीक है? तो 5-6 पेन फैले हुए, जब पर्चा आता था तो उन्हीं को उठाकर लपेट कर जेब में डाल के सारे ही साथ ले जाता था, चलता हुआ पेन। पर्चे में जनाब जा रहे हैं, ये मुझे खाला ने यूके से भेजा है, शॉपर नहीं, शॉपर खोल के पर्चे में निकाल रहे हैं। आधे घंटे बाद हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भाई ट्रेनिंग और तलवार से ली, और जंग में और तलवार लेके चले जाओ, बंदूक चलानी और सिखाई गई है, जंग में आपको और दे दी जाए, ऐसी बात करते हो, ठीक है ना? तो ये यहाँ से बात याद आई मुझे कि पेन जो है ना वो चलता हुआ लेके जाना है। ऐसा पेन नहीं लेना आपने जो पेन आप वहां पे चला रहे हो। 2-3 समय तो उसने चलना ही नहीं सीखना, आपका हाथ अलग दर्द करेगा। स्पीड चुक के रखनी है स्टार्ट से ही। ये नहीं कि पहले 5-6 सफ़े बड़ा बेहतरीन लिखा और आखिरी 5-6 सफ़े खुद को पढ़ने में समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ। प्रेजेंटेशन पर्चे की क्या है, पढ़ने वाले को समझ आ जाए, दैट्स इट। पहली बात ध्यान से सुनो, पढ़ने वाले को लिखा हुआ समझ आ जाए। फूल बूटों के नंबर नहीं मिलने, खुशखती के नंबर नहीं। अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नो डाउट पड़ता है, लेकिन मतलब बुरी राइटिंग वाले का समझ आ रहा है लिखा हुआ तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, जैसे भाई के नंबर कटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज इसको समझिए बात को। इतना बस समझ आना, इतना साफ लिखा हो कि समझ आया अगले। तो स्पीड स्टार्ट से उठा के रखनी है, ठीक है? बात कहां से कहां निकल गई। हाँ जल्दी जल्दी करो, अब टाइम कम रह गया। एंड स्टार्ट बिजनेस विद 500 रुपए ऑन यकम जनवरी 2000 कब है, 20 है। चलो तो इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल कह ले, इंडिविडुअल, या इसको आप सोल प्रॉपराइटर भी कह सकते हैं।
अब देखो ना ये क्या, आज माफ कर दो जरा, मेरे पेन कहाँ है यार वैसे? अच्छा जी, अब मैं बना रहा हूं जी आपके लिए कैपिटल का लेजर। जब तक मार्कर सही नहीं आते इधर ही आ जाओ। जी कैपिटल का लेजर, वो नजर ही सही नहीं आना, ऑनलाइन वालों को तो बिल्कुल ही नहीं आना। वैसे नजर आ रहा था, तंग हो रहे हैं ना आंखें थोड़ी सी, मैंने ये भी ले जाए, उन्हें को चालू करके लाए किसी और बोर्ड पे। वैसे तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं कैपिटल के लेजर को, लेकिन मैं ना ज़रा इस तरह से बना देता हूँ अलग अलग साल के, ताकि ज़रा अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो कैपिटल का अकाउंट 2020 बोला ना आपने, नोट्स ओपन कर लो, 2020 है ना। अब 1 जनवरी 2020 पर ओपनिंग बैलेंस बता दो कितना है। खबरदार 500 बोला तो ओपनिंग कहां से हो सकता है? किसने बोला 500 बताओ जरा, किसने बोला था? कौन था? आप थे? मुस्कुराहट बता रही है। चांद और मेरे चांद, ऐसा कौन सा बिजनेस है कि शुरू होने से पहले उसमें पैसे पड़े होंगे तो ओपनिंग 0 है। हाँ, पहले ही दिन पैसे ओनर घर से ले आया तो डबल एंट्री होगी। ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री नहीं ना होती, ब्रॉडऑन कुछ नहीं था, ठीक है। तो 1 जनवरी 20 को ही कर लो। कैश डेबिट हुआ दिमाग में आपके, और शेयर कैपिटल ओके, तो हमने गलत साइड पे लिखा है इसको। तो 1 जनवरी 2020 पर ब्रॉड डाउन कितना आ गया? 0। ये मैं जान के नहीं लिखा था, आपको चेक करने के लिए, मुझसे गलती हो गई थी, माजरत। मैं गोली नहीं कराऊंगा आपको, जो गलती होगी बताऊंगा जी। कैश डेबिट कैपिटल 500, जो खुद को गलत समझता है वो सही करने की कोशिश करता है ना। क्या ख्याल है? हम कहते हैं यार बड़े गुनाहगार हैं, तो फिर कभी ना कभी तौबा भी अल्लाह तौफीक दे देते हैं। और जो कहे नहीं नहीं नहीं, गुनाह क्या होता है मुझे क्या पता, मैं तो बड़ी नहीं हूँ। सही है मार्कर? अब तो लिख के दिखाओ। सही है, रख दो, वो भी ले जाओ, चले। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है जी? कह रहा है बिजनेस अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 120 इन 2020। फिलहाल 2020 की बात कर रहे हैं। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, प्रॉफिट क्या करेगा? कैपिटल को बढ़ाएगा। एक तो ये नए वन नोट ने भी ना वक्त डाला हुआ है। अच्छा, तो प्रॉफिट मैं ईयर एंड की डेट डाल देता हूँ, कोई एतराज तो नहीं ना इस पर? ईयर के एंड पे जाके पीएनएल बना, पीएनएल बनकर सारे इनकम एक्सपेंसेस उसमें क्लोज होके कैपिटल प्रॉफिट निकला, और फिर उसको आके हमने कैपिटल में क्लोज कर। ये क्लोजिंग एंट्रीज पता नहीं आपने सीखी है या नहीं। क्लोज करते हैं इनकम्स एक्सपेंसेस को हम पीएनएल के अंदर, तभी तो उनका ओपनिंग नहीं होता कभी भी। इनकम्स एक्सपेंसेस पीएनएल के जो आइटम्स हैं उनका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट आइटम्स का होता है, ठीक है ना। क्योंकि इनकम्स एक्सपेंसेस को हम क्या कर देते हैं, पीएनएल में क्लोज कर देते हैं। फिर उनको पीएनएल में क्लोज करते हैं तो इनकम एक्सपेंसेस नेट होकर नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस निकलता है वो भी पीएनएल में ही रहता, उसको भी हम क्लोज कर देते हैं कैपिटल में जाके। ये आपने सीखा हुआ। असल में ना ये एंट्रीज होती हैं, क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। किसी ने बताया था तो ठीक है, नहीं बताया तो भी ठीक है, जरूरत नहीं है अब वैसे। लेकिन बाय द वे सेल्स की नेचर क्रेडिट है, उसको क्लोज करना है पीएनएल में, तो सेल्स का लेजर डेबिट करके पीएनएल क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंसिव की नेचर डेबिट है, उनको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करके पीएनएल में डेबिट करते हैं। तो ये क्रेडिट और डेबिट नेट होकर, अगर तो क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट, और अगर लॉस आएगा तो डेबिट। अब मसलन हमारा प्रॉफिट पड़ा है पीएनएल के अंदर, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ही है ना स्टेटमेंट फॉर्म में, तो उसका अगर क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो उसको अगर आपने कैपिटल में क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए क्या करोगे, उसको डेबिट करके खत्म कर दोगे और क्रेडिट कर दोगे उसको कहां पे। तो ये असल में क्लोजिंग एंट्री होती है जो कैपिटल के अंदर जाके नेट प्रॉफिट ऐड होता है, ठीक है ना। खैर एनीवेज, तो 31 दिसंबर 2020 पर नेट प्रॉफिट कितना जी? 120। ओके, लो जी। और 31 दिसंबर 2000, अच्छा ड्राइंग्स अगर होती तो यहां पे आ जाती, पर मेरी इस एग्जाम्पल में ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2020 पर
कैरी डाउन बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे कितनी, 620। ठीक है, ओके। अच्छा अब यार बस ठीक है। अच्छा अब अगला साल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ठीक है। अगले साल में क्लोजिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बनेगा, दो 2021, ब्रॉड डाउन कितना, 620। कोई फ्रेश कैपिटल घर से अगले साल आता हुआ नजर नहीं आ रहा। बस अगले साल एक ही चीज है, मूवमेंट तो है ना, क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट 31 दिसंबर 2021 का प्रॉफिट कितना है जी, 270। ठीक है, और ड्राइंग्स 0 हैं और क्लोजिंग कितना बन गया, 890। ठीक है जी, और समझ आती है बात, एक ही हो गया। अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि यार इसका एक्सट्रैक्ट्स बना लें, तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनेगा ना सिर्फ, क्योंकि कैपिटल प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एक्सट्रैक्ट्स है। एक्सट्रैक्ट का मतलब मैं सिर्फ रेलेवेंट ये कैपिटल को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2021 और 2020, ये भी IS1 कहता है कि मोस्ट रिसेंट ईयर आपका पहले होना चाहिए और 21 का कंपैरेटिव होता है 20। सवाल में लिखा हो ना कि बैलेंस शीट बना दो 2021 की इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 की बैलेंस शीट का कंपैरेटिव 21 होगा। 20 का कंपैरेटिव इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर 19, 19 का कंपैरेटिव 18, 18 कंपैरेटिव 17। और एक्सट्रैक्ट का मतलब समझ आया, पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बना रहा मैं कि मैं लिखूं जनाब सबसे पहले पीपी, फिर उसके बाद मैं नॉन करंट एसेट लिखूं पीपी, इंटेंजिबल्स वगैरह, फिर करंट एसेट लिखूं डेटर्स कैश वगैरह, फिर कैपिटल लिखूं, फिर लायबिलिटी, नहीं, सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन प्रेजेंट कर रहा हूं, इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट। और एक्सट्रैक्ट्स में हम नॉर्मली कैश को प्रेजेंट नहीं किया करेंगे, उसकी वजह यह है कि कैश की पूरी डिटेल हमें गिवन नहीं होगी। ओपनिंग कितना था, कहाँ कहाँ से कितना कैश आया, कहाँ कहाँ चला गया, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इतना नजर आना चाहिए, तो वह दिमाग में एंट्री कर लेंगे कैश की। ये बात समझ आएगी, नहीं भी आई तो आ जाएगी, खैर है कोई बात नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज वाले पोर्शन में कैपिटल आएगा। ठीक है, और कैपिटल के अंदर अब वो ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स हमने कहाँ कर लिया है, लेजर में। तो अगर किसी ने इंट्रो में लेजर अप्रोच से सीखा भी हुआ होगा तो लेजर बनाने के बाद बैलेंस शीट में एक ही लफ्ज कैपिटल का लेके आता होगा। किसी ने ऐसे सीखा था, ऐसे लेजर किसी ने सीखा हो? हाँ, तो क्या करते थे, लेजर से क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था, ऐसे ही होता था ना। तो वही अब मैंने जरा दूसरों को भी दिखा दिया कि वो जो स्टेटमेंट वाले थे वो भी लेजर बनाए तो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो कैपिटल 2020 में क्लोजिंग कितना आ रहा है, 620, और 2021 में 890। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये तो था इन केस ऑफ इंडिविजुअल या सोल प्रोपराइटर जो आपने सीखा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें अब कंपनी की, क्योंकि हमने FAR के अंदर कंपनी के अकाउंट्स बनाने सीखने। ठीक है जी, कंपनीज के अकाउंट बनाने सीखेंगे हम FAR के अंदर। तो अगर यही कंपनी के केस के अंदर कहानी आ जाए तो फ़र्क क्या पड़ेगा, तो बच्चों सबसे पहला फ़र्क जो है वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे ओनर्स होते हैं, अकेला ओनर नहीं होता, और बहुत सारे ओनर्स हर कोई अपना अपना शेयर लेकर आता है कैपिटल का, तो इसलिए कैपिटल को हम रिप्लेस कर देंगे लफ्ज़ शेयर कैपिटल से।
इसकी इशुएंस भी सिखाऊंगा। स्टेटमेंट इन इक्विटी के अंदर जाके हम शेयर्स को इशू करना सीखेंगे। शेयर्स पार पे भी इशू होते हैं, पार मतलब फेस वैल्यू पे 10 रुपये पाकिस्तान के अंदर फेस वैल्यू होती है एक शेयर की। शेयर प्रीमियम पे भी इशू होता है, शेयर डिस्काउंट पे भी होता है। इसकी सारी एंट्री सिखाऊंगा वक्त आने पर। अभी फ़िलहाल सिर्फ सादा बात कि 500 रुपये का शेयर कैपिटल इशू करा दूँ मैं अगर, तो इन केस ऑफ कंपनी आपको कैपिटल की बजाय लफ्ज़ शेयर कैपिटल का यूज़ करना पड़ना, ठीक है जी। बाकी एंट्री में कोई चेंज नहीं है। एंट्री क्या होगी, ओनर घर से पैसे लेकर आए हैं, ज़्यादा सारे ओनर्स हैं, हर कोई अपना अपना शेयर ले आया है, तो शेयर्स उनको एक सर्टिफिकेट कंपनी इशू कर देती है, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है। एंट्री वही होती है, ओनर घर से पैसे लाए, कैश बिजनेस में इन हुआ, कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, जाग दो ऑनलाइन वाले हो, सोना नहीं है, मुझे पता है रोजे के अंदर। यार ये कैमरा टेढ़ा तो नहीं लगा हुआ आपका आमिर? अच्छा, अरे एक्टर भी खुद होता हूँ, डायरेक्टर भी खुद होता हूँ, तो मसला ये है कैमरा मैन आमिर के साथ। अच्छा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल यकम जनवरी 2020 पर ओपनिंग बता दो, अब तो होगा है ना? ओपनिंग कितना है? ओपनिंग और दिलेरी से बोलो ना, जीरो करते रहते हो, क्या मसला है? किस चीज का डर है? बताया तो है, गलत जवाब पे कुछ नहीं कहा जाएगा यहाँ पे। यकम जनवरी 2020 पर कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? अब कंपनी के केस के अंदर हमने शेयर कैपिटल में सिर्फ ओनर जो घर से पैसे लाते हैं उस मूवमेंट को दिखाना है। जो बिजनेस ने कमाना है वो इधर नहीं आएगा, बल्कि पार्टनरशिप पढ़ी है, पार्टनरशिप तो थोड़ी सी पार्टनरशिप भी आ गई है ना, पार्टनरशिप पढ़ के आ रहे हैं पार्टनरशिप, वो फिर वही नवंबर वाले हैं। अच्छा चलें कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं उसको पढ़ाने की, ठीक है। वैसे बाय द वे वहाँ पर भी वो करंट अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि कैपिटल अकाउंट अलग करके फिक्स कर लिया जाता है, करंट अकाउंट में प्रॉफिट्स रखे जाते हैं और ड्राइंग्स भी वहीं पे आती हैं। तो एनीवेज छोड़ें उस बात को, मैं तो सादा सी बात कर रहा हूँ। कंपनी केस के अंदर आपने शेयर कैपिटल को अलग अकाउंट में रखना है और जो बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमाने हैं उसको अलग अकाउंट में इकट्ठे करते रहना है। और उस अकाउंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसका नाम अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होता है, हो सकता है उसका नाम अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स भी हो सकता है, उसका नाम मैं इस्तेमाल करूंगा रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये जो मैं आपको सवाल आज करा रहा हूँ ना, अच्छा हो गया यहाँ पे हो गया, चाहे वो मार्कर्स की बरकत से हुआ है लेकिन इधर हो गया। इस वजह से फ़ायदा क्या हुआ है कि जब मैं आपको रीवैल्यूएशन करवाऊंगा तकरीबन कोई 6-7वें दिन इंशाल्लाह, आज के बाद 6-7 दिन बाद हम जब रीवैल्यूएशन कर रहे होंगे तो शुरू में मुझे फिर यही वाला लेक्चर ओपन करना पड़ेगा। इसमें यही शेयर कैपिटल, यही रिटेन्ड अर्निंग्स आपको दोबारा से शो करना पड़ेगा, शो मारनी पड़ेगी उस वक्त मुझे। तो इसको आप अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह सकते हैं, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं। आप लिख लें तीनों नाम, मैं तो एक ही लिखूंगा, accumulated profits, unappropriated profits या retained earnings। क्या मतलब? जो बिजनेस ने कमाया है और अभी तक बिजनेस ने ही रिटेन रखा हुआ है। देखें, आपने 1000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, बिजनेस ने 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, अब बिजनेस के पास कितने पैसे हो गए? 1100। अगर आप ये 100 रुपए ना निकालें तो वो 100 रुपए बिजनेस में क्या हुआ है? रिटेन्ड। अब यही री इन्वेस्ट होगा और ज़्यादा प्रॉफिट्स लाएगा, ठीक है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स रखी जाती हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सारे पैसे नहीं निकाल लिए जाते हैं। एनीवेज, रिटेन्ड अर्निंग्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स जो अभी बांटे बिजनेस ने कमाए हैं तो ओनर्स के ही ना। ओनर जो घर से पैसा लाया वो भी बिजनेस का, वो भी ओनर का, और जो बिजनेस ने कमाया है वो भी ओनर का ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि शेयर कैपिटल हम सिर्फ ओनर्स जो घर से पैसे लाते हैं उन्हीं को रखते हैं। शेयर कैपिटल के अंदर सिर्फ ओनर जो घर से पैसे लाए उसको रखा जाता है। और ये चूंकि कंपनी है, आपने पढ़ा होगा शायद, ये वाले पैसे कभी भी कंपनी ने वापस नहीं करने अपनी जिंदगी के अंदर। पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बता रहा हूँ। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ना, मैं जो कहता हूँ ना इंटरव्यू में पढ़ा होगा, इससे परेशान ना हुआ करें। जो बता रहा होता हूँ वो नहीं पढ़ा होता वो भी सुन लिया करें, ठीक है। कंपनी के केस के अंदर ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं,
तो जो 500 रुपये ओनर घर से ले आए ना, इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अब ये कंपनी की जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलना। कंपनी अगर बंद हो जाए, वाइंड अप हो जाए, तो सारे एसेट्स बेच, लोया बेच, लैलन बेच, टीन डब्बा बेच, सारी लायबिलिटीज पे करके जो बचा खुचा होगा वो ओनर्स को मिलेगा। ये पैसे कभी भी वापस नहीं होने होते। तो इसलिए ना यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करते हैं, ना यहाँ से ड्राइंग्स माइनस करते हैं, इसको अलग रखते हैं और प्रॉफिट्स को अलग रखते हैं। जो बिजनेस ने कमाया वो अलग है, अल्टीमेटली है वही इक्विटी बनेगी, अभी देख लेना, बस अलग कर दिया है क्योंकि ये पैसे अलग रखने हैं। ये कंपनी ने कभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं करने, ये फिक्स्ड कैपिटल होता है, अलग से पड़े हुए पैसे, ये नहीं वापस ले सकते ओनर। ठीक है, अच्छा, तो ये 2020, ये 2020, तो यकम जनवरी 2020 पे ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है जी बता दें? 0। अभी बिजनेस शुरू हुआ है तो पहले से कहां से प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, फिर इस साल बिजनेस ने कितने प्रॉफिट्स कमाए? 120। अब ये 120 रुपए के प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाते थे ना, अब वो कैपिटल की वजह हमने अलग अकाउंट खोल लिया, तो ये अर्निंग्स का अकाउंट है, प्रॉफिट्स ही हैं। तो प्रॉफिट्स की नेचर क्रेडिट होती है, तो प्रॉफिट्स ने रिटेन्ड अर्निंग क्या करना है, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट बढ़ाएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स को प्रॉफिट बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमने, मैं 31 नंबर लिख लेता हूँ, साल के एंड पर जाकर हमारा प्रॉफिट निकला 120, तो ये 120 का प्रॉफिट आ गया। ड्राइंग्स की बजाय लफ्ज इस्तेमाल होता है यहां पर अब डिविडेंड। ओनर घर लेकर जाएंगे पैसे, वही जो कंपनी बांटेगी, उसको ड्राइंग्स नहीं कहते, उसको क्या कह देते हैं? डिविडेंड है, वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू ओनर्स। ठीक है, मेरे सवाल में नहीं है, इसकी भी एंट्री सिखाऊंगा। इसकी एंट्री वैसे सिखानी क्या है? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट या कैश क्रेडिट, फिलहाल आज बोल लो। ये सब कुछ चेन इक्विटी में जाकर करेंगे, एंट्रीज करके सिखाऊंगा इंशाल्लाह। आज जरा वो मकसद नहीं है, आज सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि मैं आपको पीएनएल बैलेंस शीट वो बनवाना चाहूंगा जिसमें शेयर कैपिटल नजर आए, रिटेन्ड अर्निंग नजर आए, बस उस मकसद के लिए मैंने ये इतनी ज़्यादा लंबी जो है वो पूरी आपको कथा सुनाई है। ये पूरा टॉपिक है हमारा। शेयर कैपिटल का कॉलम अलग बनेगा, रिटेन्ड अर्निंग का अलग बनेगा, फिर इन्हीं को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो चेन इक्विटी बन जाएगी। यही चेन इक्विटी बनेगी जिसमें शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व वगैरह, 3 4 5 चीजें आएंगी। ठीक है, बट हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो 31 नवंबर, अभी तो बस आज ऐसी गपशप है। आज पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, आज तो मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। 120 रुपए के प्रॉफिट्स रिटेन्ड पड़े हैं। ठीक है, अच्छा, 2021 में जब हम जाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंसेस क्या हो जाएंगे? ओपनिंग, ये 2021, का ओपनिंग कितना है? 500, और ओनर घर से कोई मजीद पैसे नहीं लाए। ओहो, क्लोजिंग नहीं लिखा मैंने, हाँ है, बताया ही नहीं आप लोगों ने। ठीक है, ये 500 था, ये 500 ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। एक चीज होती है बाय बैक ऑफ शेयर्स, कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है, उस सूरत में ये अकाउंट डेबिट होता है। आपके सिलेबस में आज से 2-3 साल पहले शायद होता था, फिर खत्म कर दिया था आई कैप में। इसका मतलब आपके कैफ लेवल में शेयर कैपिटल का अकाउंट कभी भी डेबिट नहीं होगा, सिर्फ क्रेडिट ही होगा। जिंदगी आसान। ठीक है, फाइनल में जाके देख लेना फिर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है? 120। 21 का प्रॉफिट कितना आया? कोई ड्राइंग्स यानी डिविडेंड नहीं निकाला, तो ये प्रॉफिट अब अक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, कितना बन गया? 390। सवारी 90 स्पीड 390। अच्छा, वो 190 था वैसे तो रिक्शे के पीछे लिखा हुआ, लेकिन मैंने 390 कर दिया। चलें, खैर कोई बात नहीं, माफ कर दें मुझे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स अगर हम बनाएं, ये असल में एक्सट्रैक्ट्स की ही तो लड़ाई है। पीएनएल बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स में हर टॉपिक में आपके साथ बनाऊंगा। 2021 से 2020। अच्छा, अब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, इसको हम एक हेडिंग के अंदर रखा करेंगे, इक्विटी। इक्विटी कहते हैं
वो पैसे जो ओनर्स घर से लाए या वो पैसे जो बिजनेस ने कमाए और अभी तक नहीं निकाले, ये सब के सब पेबल टूवर्ड्स ओनर ही है। ये ओनर्स का खाता है बेसिकली कंपनी के अंदर। तो इक्विटी की हेडिंग देंगे, यानी जो पहले कैपिटल एंड लायबिलिटी होता था वो लफ्ज बदल के अब क्या हो गया जी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की साइड, जिसमें इक्विटी के अंदर आपका आज शेयर कैपिटल अलग होगा और रिटेन्ड अर्निंग्स अलग होगा। और इसी में आपके सिलेबस के अंदर एक दो और चीज़ें आ सकती हैं, एक जनरल रिजर्व है और एक रीवैल्यूएशन सरप्लस है। और इसके बाद फिर आगे लायबिलिटीज, फिर नॉन करंट करंट, फिर एसेट्स, नॉन करंट करंट, फिर बैलेंस शीट खत्म। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 2020 के एंड पे कितना है, 500, और 21 के एंड पर ये ठीक है 500। रिटेन्ड अर्निंग 2020 के एंड पे कितना है और 2021 के एंड पर। अब अगर आप गौर करें ना तो प्रेजेंटेशन ही बदली है थोड़ी सी। इधर देखो, इंडिविजुअल केस में टोटल कैपिटल कितना नजर आ रहा है, 620। अभी भी इसको टोटल करें तो कितना आ रहा है, इक्विटी ही है ये भी। आगे देखें 890 टोटल करें तो ठीक है भाई, टाइम खत्म तो नहीं हो गया, कम से कम फॉर्मेट तो बन ही जाता। चलो खैर, अब जो होना था वो हो गया। असल में 15 मिनट जो लेट शुरू हुई ना क्लास आप लोगों के इंतजार में, तो वो टाइम पे आ जाएगी। कल पूरे 8 बजे इंशाल्लाह शुरू करेंगे। 10-15 मिनट में फॉर्मेट बनाएंगे, पीएनएल बैलेंस शीट का वो वाला फॉर्मेट जो अब हमने यूज़ करना है IS1 के तहत। ठीक है, उसके बाद लैरी वाला सवाल करेंगे और फिर एक सवाल आप होमवर्क में करेंगे और फिर कल हम अपना IS16 स्टार्ट कर देंगे। मैं फाइनल अकाउंट्स नहीं करवा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैंने आपको जो टॉपिक्स कराने हैं उसके अंदर चूंकि बार बार मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनवाने हैं, तो ज़रा बुनियाद बन जाए पीएनएल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है इसकी। ठीक है, तो ज़िंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।